ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है महान गणितज्ञ रामानुजन की। रामानुजन जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी रिसर्च, अपनी थ्योरी और अपनी फास्ट कैलकुलेशन से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार स्टोरी को। कहानी की शुरुआत में हम रामानुजन को देखते हैं, जो कि एक मंदिर के फर्श पर अपनी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। और दोस्तों, ये वो वक्त होता है जब भारत ब्रिटिश के अधीन था, यानी कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और उस दौर में रामानुजन को एक नौकरी की तलाश होती है, क्योंकि वो शादीशुदा है और उसे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने थे, जिसके लिए वो एक आदमी के पास जाता है। वो आदमी एक अंग्रेज होता है, जहाँ रामानुजन उसे अपने मैथमेटिक्स की रिसर्च दिखाता है, जिसपे वो अंग्रेज रामानुजन के नोट्स को देखकर कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हारी सिफारिश जरूर करूंगा। लेकिन रामानुजन उससे कहता है कि मुझे सिफारिश नहीं, मुझे जॉब चाहिए है। अब उसकी ये बात सुनकर वो अंग्रेज उस पर भड़क जाता है और वो रामानुजन की इंसल्ट कर उसे वहाँ से भगा देता है। अब इस बात से रामानुजन को बहुत दुख होता है। रामानुजन बहुत ही गरीब है और उसे अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और इसके लिए उसे नौकरी करनी ही होगी। लेकिन यहाँ उसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए कोई भी उसे नौकरी देना नहीं चाहता। लेकिन रामानुजन हार नहीं मानता। वो अगले दिन नौकरी के लिए एक जगह और जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है नारायणा से, जहाँ वो उसे अपनी रिसर्च दिखाता है। नारायणा उसकी रिसर्च देखकर रामानुजन से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे अपने मालिक, जिसका नाम सर फ्रांसिस होता है, उसके पास ले जाता है, जहाँ नारायणा उनसे बोलता है कि सर, ये हमारा न्यू क्लर्क है। अब सर फ्रांसिस वहाँ रामानुजन की हालत को देखकर उनसे कहता है कि तुम इसे कहाँ से उठा के लाए हो? ऐसा लगता है ये गलियों और नुक्कड़ में रहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। उसकी ये बात सुनकर रामानुजन उनसे कहता है कि मैं अपने नंबर, अपनी कैलकुलेशन के साथ बहुत अच्छा हूँ और अभी मैं आपको एक कांच का टुकड़ा लग रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगा कि मैं एक कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि एक हीरा हूँ। दोस्तों, रामानुजन यहाँ पर ऐसी बात इसलिए बोलता है क्योंकि उसे अपनी कैलकुलेशन, अपनी मैथमेटिक्स और खुद पर बहुत भरोसा होता है। इसके बाद रामानुजन को वो जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए एक घर किराए पर लेता है ताकि वो सब साथ रह सके, क्योंकि इसके पहले रामानुजन अपनी गरीबी के कारण और जगह कम होने के कारण उसे अपने दोस्त के यहाँ ही सोना पड़ता था। खैर, अब उस नए घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ पर उनके घर में एक ही बेड होता है, जहाँ रामानुजन अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम इस बेड पर सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगा क्योंकि मैं इसका आदी हूँ। इतना कहकर वो अपने काम पर चला जाता है। अब वहाँ रामानुजन जब अपना काम करता है तो वो अपनी कैलकुलेशन करता है, जहाँ पर वो एबेकस यानी कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करता, जिसे देखकर नारायणा उससे कहते हैं कि तुम इस एबेकस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जिसपे रामानुजन उससे कहता है कि इससे फास्ट कैलकुलेशन मैं अपनी दिमाग में कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर नारायणा उससे बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि जब सर फ्रांसिस यहाँ पर आएंगे तो कम से कम तुम इस एबेकस का इस्तेमाल करने का दिखावा करना, ताकि उन्हें ये लगे कि तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। अब कुछ समय बीत जाने के बाद रामानुजन के बॉस को ये पता चल जाता है कि रामानुजन बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, वो एक माइल्ड स्टोन है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इस काम को, तुम्हारी रिसर्च को इंडिया के बाहर किसी से इंट्रोड्यूस यानी कि परिचित करवाऊंगा, जिसके बाद हो सकता है कि तुम्हें विदेश जाने का भी मौका मिले। और जब ये बात रामानुजन अपने घर में अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है कि शायद उसे विदेश जाने का मौका मिले, तो उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी वहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसकी माँ वहाँ उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्राह्मण हैं और हम समुद्र पार नहीं कर सकते। अब माँ की बात सुनकर रामानुजन वहाँ पर निराश हो जाता है। लेकिन रामानुजन के साथ काम करने वाले नारायणा उनसे कहते हैं कि तुम्हारा काम, तुम्हारा टैलेंट बेमिसाल है और ये तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहिए, तुम्हें इसे पब्लिश करना चाहिए। इसके बाद रामानुजन अपने काम की कुछ कॉपी को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक प्रोफेसर को भेज देता है, जिसका नाम G.H. हार्डी होता है और ये एक फेमस मैथमेटिशियन है। और यहाँ पर G.H. हार्डी को भी रामानुजन का काम बहुत पसंद आता है, जिसके लिए वो रामानुजन को अपने साथ काम करने के लिए इंग्लैंड बुला लेते हैं। और जब रामानुजन यह बात अपनी पत्नी को बताते हैं तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि ये गलत है, हमें समुद्र पार करना मना है और अगर हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, यहाँ तक कि समाज में हमसे कोई बात तक नहीं करेगा। जिस पे रामानुजन उससे कहता है कि मुझसे कोई बात करे या ना करे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहे जो हो तुम मुझसे बात जरूर करना। जिसके बाद उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, वहाँ जाने के बाद तुम जल्द से जल्द मुझे वहाँ बुला लोगे। जिस पे रामानुजन कहता है कि ठीक है। और अब रामानुजन अपना मन मार के अपनी पत्नी से अपनी चोटी कटवा लेता है। हालांकि आज के समय में ऐसा करना एक आम बात है, लेकिन उस समय ब्राह्मण अपनी बाल, अपनी चोटी को नहीं कटवा सकते थे। लेकिन यहाँ रामानुजन के कहने पर उनकी पत्नी उसकी चोटी काट देती है, जिसे देखकर रामानुजन की माँ को बहुत दुख होता है, क्योंकि इस दौर में एक ब्राह्मण के बाल कटना यानी कि पूरे समाज में उसकी बदनामी।
लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है, इसलिए इतना होने के बाद भी वो अपने बेटे का ही साथ देती है। और जब रामानुजन इंग्लैंड जा रहा होता है तब उसकी माँ उससे कहती है कि कभी भी तुम अपने भगवान को मत भूलना, यानी कि अपनी प्रेयर को कभी मत भूलना, और अपने खाने को अशुद्ध मत करना, यानी कि कभी भी तुम नॉनवेज मत खाना। इसके बाद रामानुजन इंग्लैंड के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है। और यहाँ पर जे.एच. हार्डी के रामानुजन को उस यूनिवर्सिटी में बुलाने के इस फैसले से उनके साथ का कोई भी प्रोफेसर उनके साथ नहीं होता, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि रामानुजन झूठ बोलता है, क्योंकि उसने जो भी डिटेल्स भेजी है उसमें जो भी थ्योरी है, जो भी फार्मूलास हैं, उनको उसने सॉल्व करके भेजा है, जिसका उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अब यहाँ पर रामानुजन जे.एच. हार्डी से मिलता है, जहाँ पर जे.एच. हार्डी उसे अगले दिन सुबह मिलने को बोलते हैं। अब अगले ही दिन रामानुजन जे.एच. हार्डी से मिलने जाता है, जहाँ पर वो लिटिल वुड नामक व्यक्ति से भी मिलता है, जो कि जे.एच. हार्डी के साथ काम करता है। अब यहाँ पर जे.एच. हार्डी रामानुजन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कुछ लेक्चर अटेंड करने होंगे, ताकि जो तुम्हारी थ्योरी है तुम उसे अच्छे से प्रूव कर सको, जिसके बाद हम तुम्हारे काम को दुनिया तक पहुँचा सके, यानी कि ये सब आसान भाषा में सबको समझाया जा सके। दरअसल ये यहाँ पर रामानुजन को बहुत ही कैजुअली ले रहे होते हैं, यानी कि ये उसे हल्के में ले रहे होते हैं। तभी रामानुजन उन्हें बताता है कि मैंने जो आपको भेजा है वो मेरे काम का बस एक सैंपल है, मेरे पास इससे भी कुछ ज्यादा है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इसके बाद वो उन्हें अपनी नोटबुक देता है, जिसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे फार्मूलास और बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। और जब जे.एच. हार्डी और लिटिल वुड उन्हें देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। तभी रामानुजन वहाँ पर एक और नोटबुक निकालता है और वो कहता है कि मेरे पास एक और है। और दोस्तों, ये सभी की सभी रामानुजन की खुद की डिस्कवरी होती है। अब अगले ही दिन रामानुजन क्लास में जाता है, जहाँ एक प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड में एक थ्योरम लिखता है, जहाँ पर वो प्रोफेसर रामानुजन से बोलता है कि क्या तुम इसे समझते हो? जिस पे रामानुजन कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। जिस पे वो प्रोफेसर उनसे कहता है कि तुमने कोई नोट्स नहीं लिए, अगर तुम इसे समझते हो तो इसे आकर यहाँ सॉल्व करके दिखाओ। और उसके बाद वहाँ पर रामानुजन कुछ ही पलों में उस थ्योरम को सॉल्व कर देता है, जिस पे वो प्रोफेसर उससे कहता है कि तुमने ये कैसे किया, जबकि मैंने थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट ही नहीं किया था, यानी कि मैंने इस सवाल में ये बताया ही नहीं कि आगे प्रूफ क्या करना है, और ये तुम्हें कैसे पता? जिस पे रामानुजन उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने इसे कर दिया। इसके बाद वो प्रोफेसर रामानुजन पर गुस्सा हो जाता है। वो उसे अप्रिशिएट करने की बजाय उसे क्लास से धक्के मार के बाहर निकाल देता है, जिस बात का रामानुजन को बहुत दुख होता है। और जब रामानुजन जे.एच. हार्डी के पास जाता है तब जे.एच. हार्डी उससे पूछते हैं कि तुम्हें उस थ्योरम का जवाब कैसे पता चला? जिस पे रामानुजन उनसे बोलता है कि वो अपने आप मेरे दिमाग में आ गई थी। साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम प्रूफ ढूंढने के लिए अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मेरे पास फार्मूलास हैं। जिस पे जे.एच. हार्डी उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी काम की वैल्यू पता है, लेकिन उसे समझने और समझाने के लिए प्रूफ की जरूरत है। जिसके बाद जे.एच. हार्डी उसे समझाने के लिए न्यूटन की किताब दिखाते हैं। वो बताते हैं कि ये किताब हमारा मार्गदर्शन करती है, क्योंकि इसमें लिखी हर एक चीज प्रूफ है, जो कि डिटेल में है, जबकि तुम्हारी किताब तुम्हारे नोट्स का कोई प्रूफ नहीं। और जो भी तुमने अभी तक खोज की है, हमें उसका प्रूफ, उसकी डिटेल चाहिए। और अगर तुमने उनका प्रूफ, उनकी डिटेल लिख ली तो यकीनन तुम्हारी किताब भी एक दिन इसी जगह पर होगी। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर प्रूफ का मतलब ये है कि यदि रामानुजन ने कोई सवाल हल किया या सॉल्व किया तो उसे वहाँ पर हर एक चीज का स्टेटमेंट देना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया और ऐसा करने का उसके पीछे क्या रीजन है। और ये सारी कैलकुलेशन बहुत ही ऑथेंटिक यानी कि प्रामाणिक होनी चाहिए, तभी रामानुजन के काम को दुनिया एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि रामानुजन तो वो सब कर सकता है जो उसकी डिस्कवरी है, लेकिन दूसरे उसे तभी कर सकते हैं जब हर एक चीज का प्रॉपर प्रूफ होगा। अब यहाँ पर जे.एच. हार्डी की बात रामानुजन को समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। और कुछ दिन बाद रामानुजन अपनी कुछ थ्योरम का प्रूफ लेकर जे.एच. हार्डी के पास जाता है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, जिसमें जे.एच. हार्डी उसकी मदद करते हैं। और फिर एक दिन रामानुजन की पहली मैथमेटिकल डिस्कवरी पब्लिश होती है। साथ ही साथ उसकी ये खबर अखबार में भी छपती है, जिसकी खबर इंडिया तक पहुंच जाती है। जिस खबर को सुनकर उसकी माँ और उसकी पत्नी बहुत खुश होती हैं। यहाँ तक सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जहाँ पर इंग्लैंड में जंग छिड़ जाती है, जहाँ रामानुजन अपनी वाइफ को पत्र लिखकर बताते हैं कि यहाँ पर जंग शुरू हो गई है और ऐसे में वो इंडिया नहीं आ सकते। अब रामानुजन की वाइफ ठान लेती है कि वो इंग्लैंड जाएगी और वो अपने आने की सूचना देने के लिए रामानुजन के लिए एक लेटर लिखती है, लेकिन वो लेटर रामानुजन तक कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी माँ उसे छुपा देती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर जानकी यानी कि रामानुजन की पत्नी इंग्लैंड गई तो उसका बेटा रामानुजन इंडिया कभी वापस नहीं आएगा। अब इंग्लैंड में जंग छिड़ जाने की वजह से लिटिल वुड को भी उस जंग में शामिल होना पड़ता है, जो कि जे.एच. हार्डी के साथ काम करता था और वो रामानुजन को बहुत ही पसंद करता है। इसलिए वो जंग में जाने से पहले जे.एच. हार्डी को एक लेटर लिखता
लिखता है जिसमें वो कहता है कि रामानुजन तुम्हारे पास है और वो एक माइल्ड स्टोन है और हमें उसे न्यूटन से कंपेयर करना चाहिए क्योंकि वो एक बेशकीमती हीरा है और अब यहाँ पर रामानुजन तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा और जो भी उसका काम है, उसकी थ्योरी है, वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और J.H. हार्डी भी रामानुजन की इस काम में उसकी मदद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक माइल्ड स्टोन है। लेकिन वहाँ पर जंग के माहौल में रामानुजन के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। वहाँ उसे लोकल पुलिस द्वारा मारा पीटा भी जाता है, लेकिन रामानुजन फिर भी इस माहौल में अपने काम को लगन के साथ करता है और धीरे धीरे वहाँ पर रामानुजन का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। और जब वो अपना चेकअप करवाता है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि तुम्हें टीबी है। लेकिन ये बात रामानुजन किसी को नहीं बताता। इधर J.H. हार्डी रामानुजन को रॉयल सोसाइटी में मेंबर बनाने के लिए अपील की होती है, लेकिन वो अपील खारिज हो जाती है। यानी कि अब यहाँ रामानुजन चारों तरफ परेशानियों से घिर चुका है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और उसकी अपील भी खारिज हो गई है और उसका अपने परिवार से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। और तो और जंग के कारण वो अपने देश इंडिया वापस भी नहीं जा सकता और वो इन सब बातों से बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए रामानुजन रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के सामने कूद जाता है, लेकिन इससे पहले वो ट्रेन के नीचे आता, वहाँ पर ट्रेन का कंडक्टर उसे देख लेता है और वो ट्रेन को रोक देता है। इसके बाद रामानुजन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ J.H. हार्डी उससे मिलने आते हैं और उसे वहाँ पता चलता है कि रामानुजन को ट्यूबरक्लोसिस है और अब वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहेगा क्योंकि उसकी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब वहाँ पर J.H. हार्डी को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि रामानुजन ऐसे हालातों से गुजर रहा है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझे पहले बताना था तो मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। साथ ही साथ वो उससे कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरी जिंदगी सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसलिए शायद मैं तुम्हें समझ नहीं सका। इसके बाद रामानुजन J.H. हार्डी से कहता है कि क्या आपको पता है कि मुझे मैथमेटिक्स के नए नए आइडियाज कहाँ से आते हैं, जिसपे वो बोलता है नहीं। तब रामानुजन वहाँ कहता है कि मेरे ईश्वर नामागिरी से वो मुझसे बातें करते हैं, यहाँ तक कि जब मैं सोता हूँ, जब मैं जागता हूँ और जब मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ तो वो सारे फार्मूलाज मेरे दिमाग में डाल देते हैं। इतना कहकर वो J.H. हार्डी से पूछता है कि क्या आप गॉड पर विश्वास करते हो, जिसके जवाब में J.H. हार्डी कहते हैं कि नहीं। साथ ही साथ J.H. हार्डी कहते हैं कि मैं हर उस चीज पे विश्वास नहीं कर सकता जिसे मैं प्रूफ ना कर सकूं, लेकिन मुझे तुम पे विश्वास है। जिस पे रामानुजन उन्हें थैंक्स कहता है और वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने काम को पूरा करना चाहता हूँ जो मैंने शुरू किया है, और काम पूरा हो जाने के बाद मैं अपने देश, अपने घर जाना चाहता हूँ और आप मुझसे ये वादा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी मरूं, आप मुझे मेरे घर भेजेंगे। जिस पे J.H. हार्डी वहाँ कहता है कि तुम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो। अब रामानुजन बीमार है, वो कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी वो अपनी थ्योरी के प्रूफ पर काम करता है और फाइनली वो अपने उस काम को पूरा कर लेता है। और उसका ये काम देखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े मैथमेटिशियन, बड़े से बड़े प्रोफेसर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रामानुजन का काम बेमिसाल काबिले तारीफ होता है और वहाँ पर किसी को भी ये यकीन नहीं था कि वो इस काम को कभी पूरा कर सकता है। इसके बाद J.H. हार्डी रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाने के लिए फिर से अपील करते हैं और इस बार उसे सोसाइटी में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि कई लोग यह नहीं चाहते थे कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी में शामिल किया जाए क्योंकि वो एक भारतीय है, लेकिन J.H. हार्डी के प्रयासों से उसे ये सम्मान मिलता है जो कि रामानुजन के लिए अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और इसके लिए रामानुजन को वहाँ पर बहुत सारा सम्मान दिया जाता है और ये सम्मान उसे उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। इसके बाद रामानुजन वहाँ सबको अलविदा कर अपने देश इंडिया वापस आना चाहता है, लेकिन J.H. हार्डी वो बिल्कुल नहीं चाहता कि रामानुजन यहाँ से जाए। वो चाहते हैं कि वो उनके साथ काम करे, लेकिन रामानुजन वहाँ पर अपने घर, अपने परिवार से मिलना चाहता है, इसलिए वो भारत वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद वो अपनी बीमारी से नहीं जीत पाता और 1 साल बीत जाने के बाद ही रामानुजन की मृत्यु हो जाती है। और जब रामानुजन की मृत्यु की खबर J.H. हार्डी को पता चलती है तो वो इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक महत्वपूर्ण दोस्त खो दिया था क्योंकि वो रामानुजन के काम से, उसके नेचर से, उसके काम के प्रति लगन से बहुत ही प्रभावित थे। लेकिन अब रामानुजन इस दुनिया में नहीं रहा। मात्र 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सन 1920 में रामानुजन की मृत्यु हुई और 1976 में, यानी कि उनकी मृत्यु के 56 साल बाद, उनकी एक और थ्योरी मिली जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग फार्मूला थे और उस फार्मूले का यूज ब्लैक होल को समझने में किया जाता है। यानी कि ये फार्मूला रामानुजन ने अपनी लाइफ के आखिरी सालों में बनाए थे। और दोस्तों, रामानुजन और J.H. हार्डी ने 5 सालों तक साथ काम किया और इन्होंने जो भी काम किया उसे जिंदगी में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये थी एक सच्ची कहानी रामानुजन की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।